हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जेल वार्डर की स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि डीएसएसबी के थ्रू पेपर होता है। और इसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे, किस तरीके से कंसाइज वे में पढ़ाई करेंगे कि आप बढ़िया तरीके से अच्छे नंबर से इसका एग्जाम पास कर ले। और मैंने किस तरीके से जो डीएसएसबी के एग्जाम्स है वो क्लियर करे थे। और फिलहाल जो सीजीएल 2024 में जो है मेरे स्कोर 185 आया था, तो इतना स्कोर मैं किस तरीके से लाया और बाकी मैंने जितने भी एग्जाम्स है वो किस तरीके से क्लियर करे। और डीएसएसबी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है और जिस तरीके से मैंने उसके एग्जाम क्लियर करे थे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बाकी ये मेरे बारे में है। जो दास ग्रेड 4 जो 2/17 पोस्ट कोड है उसका जब एग्जाम हुआ था, और उसमें ना उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 218 या 240 कुछ वैकेंसी थी और मेरे मार्क्स तब 161 आए थे और कट ऑफ गई थी तब 149 फाइनल। उसमें मेरी जॉब लग गई थी एलडीसी की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं करी थी क्योंकि एसएससी स्टेनो को मेरा रिजल्ट आ गया था। और खास बात यह है डीएसएसबी के अंदर वेटिंग लिस्ट होती है, तो मैंने कोई सीट वेस्ट नहीं करी। और दूसरी बात, अब तो खैर लोगों के 170 भी आ जाते हैं क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन अलग लेवल का होता है। तो उस टाइम 161 भी बहुत बड़ी बात थी। बाकी फिलहाल जो है मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा, अगर आप पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से तो आपके 175 का स्कोर बड़ी आसानी से क्रॉस कर लोगे, बहुत ही आसानी से। बाकी ये सीजीएल 2024 का मेरा स्कोर कार्ड है। ये रीजनिंग में, ये मैथ, ये जीके में, ये मैथ और इंग्लिश में मैंने फुल स्कोर करा था। तो मैंने क्या तैयारी करी, किस तरीके से मैंने मैथ और जीके पढ़ी, ये मैं आपको बताऊंगा। वही डीएसएसबी में आपका काम करेगी। और ये जो मैंने स्कोर करा भाई, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, उस उसके साथ मैंने ये स्कोर किया है। तो मैंने कंसाइज वे में किस तरीके से पढ़ा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी ये मेरे बारे में है। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्लियर किया है, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 2/17 का क्लियर किया है, एनसीडीआरसी एलडीसी, ये तीनों भाई मेरे पेपर एक साथ क्लियर हुए थे जब मेरी जॉब लगी थी। और इन सब में वेटिंग लिस्ट है, इसके अंदर तो 9 पोस्ट थी। और एनबीएमएस स्टेनोग्राफर का पेपर क्लियर किया था, इसमें सिर्फ 5 पोस्ट थी। एफ डबल एस आई पी ए, इसमें पीए का मैंने लेवल 6 का पेपर क्लियर किया था, इसमें शायद 9 या 10 पोस्ट थी। आईएआरआई का असिस्टेंट का पेपर क्लियर किया था। और एसएससी सीजीएल फिलहाल जो लेटेस्ट मेरा ये जो है 2024 में 185 स्कोर किया था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और भाई मैंने कोई भी सीट वेस्ट नहीं करी है, इन सब में वेटिंग लिस्ट थी। और उस टाइम मेरे को जॉब की जरूरत थी, तो ये नहीं, किसी को कुछ पता नहीं होता कि नंबर आएगा या नहीं आएगा, इसलिए बस मैंने फॉर्म भर दिए थे सबके एंड में, फिर एक साथ सबके रिजल्ट आए थे। तो मेरी 3 जॉब एक साथ लगी थी। तो अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, जो बताऊंगा बढ़िया तरीके से फॉलो करना। देखो, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, बुक लिस्ट क्या थी मेरे जो जिससे मैं पढ़ा था, और आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं बुक लिस्ट बताऊंगा आपको। बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हो सकते हैं, फ्री पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकती है, और 90% स्टूडेंट कहाँ पर फेल होते हैं। मतलब मैंने ऐसा क्या थोड़ा सा हटके किया था कि मैं 10% में आ गया था जो कि पास होती है हमेशा। तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले 30 दिन के अंदर अपने सिलेबस कवर करना है। कहाँ से करना है भाई, किसी भी चैनल पे आप लिख दीजिएगा सीजीएल का क्रैश कोर्स या सीएचएस का क्रैश कोर्स, इवन डीएसएसबी का रीजनिंग क्रैश कोर्स लिख दोगे ना तो सबने कंप्लीट करा रखा होगा। एक बार आपको उसे गो थ्रू होना है, उसमें इजी इजी क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, ये थोड़े बहुत टफ भी होंगे। बस 30 दिन के अंदर आप अपना जीके रीजनिंग का कोर्स खत्म कर ले, और जैसे ही ये खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, 2 चैनल को फॉलो करना है, सिग्मा अकेडमी वाले चैनल को फॉलो करो और इवन कोचिंग सेंटर वाले को फॉलो करो। इसके अंदर जो भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जिसने करा रखे हैं, एनालॉजी वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, और कौन से होते हैं नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो करा रखे हैं, इन सब की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। बाकियों की भी करनी है, ऐसी नहीं है बाकियों की नहीं करनी, लेकिन इनकी मतलब ये मान लो बाकी जितने भी टॉपिक है, ब्लड रिलेशन होते हैं और मिसिंग नंबर और जो फिगर काउंटिंग, ये सारी दुनिया भर की आप प्रैक्टिस करो इन चैनल से, ठीक है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी नंबर सीरीज मिसिंग नंबर इन सब की ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में जो है टाइम इन्हीं में वेस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा आपको साथ में क्या करना है, टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड कर लेना, सब्सक्रिप्शन ले लेना उसका। और जैसे एसएस ऐसा नहीं है डीएसएसबी की आप तैयारी करो तो एसएससी के नहीं लगे भाई, एसएससी के दुनिया भर के प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, ठीक है। डीएसएसबी के भी इसके अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है, उसके अंदर जो है रीजनिंग की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। और डेली आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देना है।
और आपके 40 में से आप बड़ी आराम से 35 स्कोर कर लोगे। मैं फुल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको फुल स्कोर करना भी नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं करना? क्योंकि सबसे खास बात इस डीएसएसबी के एग्जाम की होती है टाइमिंग। इसके अंदर जो है सबसे पहले भाई जब पेपर खुलता है ना, पहले 20 क्वेश्चन खुलेंगे, फिर 20 क्वेश्चन खुलेंगे। मतलब जब आप इसे खत्म कर लोगे ना, इस वाले सेक्शन के 20 क्वेश्चन को, तब आप आगे जा पाओगे। और एक बार यहाँ पर आप इस सेक्शन में आ गए तो पीछे नहीं जा सकते। फिर सेम अब रीजनिंग को आप इस छोड़ के आगे वाले सेक्शन में आ गए तो अब आप पीछे वाले इस सेक्शन में नहीं आ सकते। तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, मतलब आप, क्योंकि एंड में जाके ना, एंड में होती है हिंदी, एंड में होती है इंग्लिश, और लोग जो है हिंदी का जो 40 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट तक नहीं कर पाते, इसलिए आपको ये जो है छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी की है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मॉक किस तरीके से देने हैं, उसकी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो करो। तो डेली आपको एक से 1.5 घंटे, कम से कम 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को देना ही देना है। इतना कर लोगे आपके डेफिनेटली 35 नंबर आने लगेंगे। ठीक है, अब आती है भाई मैथ की बात। तो मैथ दो तरीके की होती है, एक तो अर्थमेटिक और एक एडवांस। खास बात यह है डीएसएसबी के अंदर एडवांस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन आती है और बेसिक अलजेब्रा आती है, और अर्थमेटिक तो पूरी की पूरी आती है। इवन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इसके अंदर, डीएसएसबी के अंदर अर्थमेटिक के। तो अभी आपको पूरी कैसे करनी है मैं बता दूं। देखो 4-5 चैनल है, इवन कोचिंग सेंटर राकेश यादव, इवन कोचिंग सेंटर के अंदर ये जो भूतेश्वर पढ़ाते हैं और आभा सैनी, ये 4-5 टीचर है। आपको जो भी नाम अच्छा लगता हो टीचर का, वो यूट्यूब पे जाओ, उनके कोई भी जो चैनल है, वीडियोस है, वो देखो 4-5, और जो भी आपको ठीक लगते है फिर उसका क्रैश कोर्स ले लो। लेकिन भाई बहुत से होते हैं जिनके पास क्रैश कोर्स लेने के पैसे नहीं होते, तो अगर उनके पास नहीं है तो भाई जैसे सीजीएल क्रैश कोर्स मैथ, ऐसे करके किसी डीएसएसबी क्रैश कोर्स या सीएचएसएल क्रैश कोर्स, इसके अंदर डालो, यूट्यूब के अंदर एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसके अंदर 30 से 35 को, और कोई भी टीचर होगा वो एक बार कंप्लीट कर लो। और जैसे ही आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, आपको बेसिक बेसिक मैथ आने लगेगी, मतलब आपके सॉल्व होने लगेंगे। अब बात आ जाएगी, आप ना थोड़े बहुत क्वेश्चनों पे अटकोगे, और जिसने कोर्स ले लिया फिर तो भाई बात ही खत्म हो गई। वो तो अब बात खत्म हो गई, फिलहाल उनकी बात करो जिनको कोर्स नहीं लिया है। तो कुछ क्वेश्चनों पे अटकोगे तो अब आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं, मैं ग्रुप के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, जैसे इवन और आरबी रिवॉल्यूशन, जैसे ये हो गए, इवन कोचिंग सेंटर हो गए, आवास, ये ना लेटेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना उनके सॉल्यूशन करवाते हैं। सीजीएल हो गए, सीएचएस हो गए, तो उनके सॉल्यूशन आप जरूर देखना। जैसे आरबी रिवॉल्यूशन ना लाइव मॉक टेस्ट चलाते हैं, तो हर बार उनके मैथ के सॉल्यूशन लाते हैं। ऐसे ही द पंडिट्स के चैनल पर आप जाओगे तो वो भी ना लाइव सॉल्यूशन कराते हैं मैथ का, तो वो जरूर देखना। ये जो फ्री वाले ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनकी मैथ इतनी बेहतरीन हो जाएगी। या फिर मैथ के लिए आपने एक मैथ्स मेनिया करके चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, इसने एक अर्थमेटिक की वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। मैथ्स में ये को आप मैथ के लिए जरूर फॉलो करना। ठीक है, जब आपने ये सारी चीज कर ली, एक बार मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बुक लिस्ट के लिए या तो पिनेकल की खरीद लो या फिर डीएसएसबी वाली खरीद लो। पिनेकल में एसएस, और मोस्टली अगर आपने एसएससी के कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, वनडे वाला। उसकी बस दुनिया भर की प्रैक्टिस करो। और टेलीग्राम चैनल पे जो डीएसएसबी के पीवाईक्यू है वो मैंने प्रोवाइड कर दिए गए, और डेली एक जरूर मैथ का उसको सॉल्व जरूर करना। और डेली आपको मैं 2 से 3 घंटे पढ़नी ही है पढ़नी, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं उनको अलग से लिख लेना, जो कि आपको लगता है। पहली बार में मत लिखना, पहली बार में तो सब पढ़ना, फिर दूसरी तीसरी बार जब आप सिलेबस कवर करोगे ना, तब आपको पता पड़ेगा यार ये वाला फॉर्मूला मेरे को याद नहीं हो रहा, ये वाला मेरे को फॉर्मूला याद हो, तो उनको लिख लेना ताकि बार बार आपका रिवीजन हो जाए। अब बात आ जाती है जीके की। देखो जीके आती है 40 नंबर की, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं। पहला, 40 रुपए की एक अरिहंत की जीके वाली बुक आती है, उसे खरीद लेना, छोटी सी होती है, बहुत पतली, ठीक है। दूसरा, एक प्लेलिस्ट है जीके क्रैश कोर्स सीजीएल स्टेनो 2025, ये मैंने पढ़ा रखा है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें अभी तक मैंने 8 क्लास ले ली है, बाकी जब पेपर तक मैं लगभग 20 से 25 क्लास लूंगा इसकी। सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद मैं सीजीएल मेंस के लिए भी पढ़ाऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो प्लेलिस्ट आप फॉलो करते चले जाओ, और आपके डेफिनेटली और जो मैं बता रहा हूँ उस वीडियो में उतना फॉलो करना भाई, 25 से 30 नंबर बड़ी आसानी से आ जाएंगे। और दूसरा, आपको खुद क्या करना है, इसके जो पीवाईक्यू है उसको खुद भी एनालाइज करना है कि भाई पेपर में कहाँ से क्या आ रहा है, तब आपको ये पता पड़ेगा ना जो आप पढ़ रहे हो भाई वो पेपर में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं पीवाईक्यू जो डीएसएसबी के होते हैं उनका एनालिसिस के ऊपर वीडियोस लाता रहूं,
25-25 या 10-10 क्वेश्चन की, जिससे आपका जो पेपर में और हेल्प हो जाए। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा इस प्रोसेस आता है तो मैं सीजीएल के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, डीएसएसबी के लिए भी पढ़ा दूंगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो ना भाई, 20-25 से 30 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से इससे प्लस नंबर आएंगे आपके। अब बात आ जाती है इंग्लिश की। देखो, जिसने इंग्लिश पहले नहीं, एक तो होते हैं दो बच्चे जिससे इंग्लिश हाँ भाई थोड़ी बहुत पढ़ समझ में आ जाती है, और एक होते हैं बिल्कुल जीरो वाले जिन्हें कुछ नहीं आती। तो भाई जिन्हें कुछ नहीं आती ना, तो सबसे पहले तो वो बिल्कुल मतलब डेली जो है, जैसे छठी सातवीं क्लास की या पांचवी क्लास की, एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करे, तब आपको बेसिक समझ आएगा कि भाई क्या होती है। और YouTube पर ना टेंस जरूर लिख ले कि टेंस की वीडियो है, लगभग 7-8 वीडियो, क्योंकि देखो आप अब मैच्योर हो चुके हो, 6 से 7 वीडियो डेली देख सकते हो इंग्लिश की समझने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेना। और छठी सातवीं क्लास की इंग्लिश की बुक का एक चैप्टर बार बार पढ़ना, नहीं समझ आ रहा तो वो जो उसकी लाइन है, जो लाइन समझ नहीं आ रही, चैट जीपीटी से पूछो उसका मीनिंग, या फिर गूगल से पूछो। लेकिन डेली आपको भाई ये करना है, जो जीरो जीरो वाले जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि भाई अब मेहनत करोगे तभी तुम्हारी जॉब लगेगी। अगर तुम्हें लगता है ना कि यार इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट पढ़ लोगे, तो अब वो टाइम गया। मतलब भाई 170 कट ऑफ जा रही, तो सब कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मतलब छठी सातवीं क्लास की पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ये वाले जो बंदे इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो अब आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश में होते हैं, एक ग्रामर होती है, और छठी सातवीं क्लास, या इवन ये भी अगर टफ लग रही है तो पांचवी क्लास है, चौथी क्लास। अब पूछोगे भाई कौन सी बुक, तो भाई कोई सी भी पढ़ लेना यार, छोटे आस पास होंगे बच्चे, या फिर गूगल में सिर्फ पांचवी क्लास की इंग्लिश की वीडियो एनसीईआरटी सर्च कर लेना, डाउनलोड कर लेना। लेकिन बस कर लो, डेली रीडिंग करो, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होता तब आप बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अपने आप में देखोगे। तो जो इस कैटेगरी में फिर अब जो सारे के सारे लोग आ जाते हैं इस कैटेगरी में जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश में तीन चीजें होती है, अगर आपको भाई 40 में से 40 नंबर लाने हैं तो। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैब, तीसरी होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए आप प्लेलिस्ट कर सकते हैं अमन वशिष्ठ सर की, 30 से 40 वीडियो देखना, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर खुद भी सर्च कर लेना इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर प्लेलिस्ट, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसे कंप्लीट कर लेना। उसके और जो भी आपको लगता है ना नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाना, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। फिर प्लिंथ टू पैरामाउंट है एक इंग्लिश की बुक, उसकी एक्सरसाइज जरूर कर लेना। मतलब ये मान लिया अगर तुमने एक्सरसाइज भी कर ली ना, घुमा फिरा के इसी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और बढ़िया तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। जो गलत हो रहा है उसका सॉल्यूशन देखो क्यों गलत हो रहा है, और बस प्रैक्टिस करो। अब आ जाती है वोकैब में। वोकैब के अंदर आपको एसएससी की पीवाई की पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा के यही क्वेश्चन इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसका सोर्स भाई पिनेकल की बुक, या फिर ब्लैक बुक, या फिर कोई भी जो भी आपको ठीक लगता है। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है प्रैक्टिस वाला गेम होता है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। लेकिन फिर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं जो एक दो प्लेलिस्ट है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो देख सकते हैं। और जो जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आने लगेगी ना, तो या तो भाई वो अपना ये पांचवी छठी क्लास की कंटिन्यू करना, बार बार वही चीज पढ़ते रहना, थोड़ी बहुत इंग्लिश आठवीं नौवीं पे चले जाना। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा जैसे समझ आने लगी हो, या लगता है कि हाँ भाई थोड़े बहुत आए थे, कि थोड़े बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं हम, तो वो इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल है, वो ना डेली एडिटोरियल प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको डेली पढ़ा करो। अब वोकैब के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो देखो, एक तो होती है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ में स्टार, ये जो है ना आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प जरूर करेंगे। एक तो फ्रेजल वर्ब, होमोनिम और फिक्स प्रीपोजिशन, ये जो है प्लिन टू पैरामाउंट या फिर एसपी बक्सी की बुक से कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। अब आते हैं हिंदी। हिंदी देखो मैंने किस तरीके से करी थी। पहला स्टेप मेरा था, मैं एक पेपर प्रीवियस ईयर लिख के बैठता था, और मैं देखता था पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या आ रहा है। फिर मैं ना टॉपिक देख लेता था, मैं कहा अच्छा मुहावरे से आ रहे हैं, अच्छा सर्वनाम से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा संज्ञा से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी आ रहे होते थे मैं नोट डाउन कर लेता था, या अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे जाता था, उस टॉपिक को सर्च करता था, और उस जो भी टॉपिक के बारे में होता था मैं उसे नोट कर लेता था। फिर उसके बाद बढ़िया तरीके से उसे याद करता था, क्रैम करता, फिर सेम चीज अगले दिन मैं रिपीट करता था। तो लगभग यूं मान लो 1 से 2 घंटे लग जाते थे मेरे को, 1 घंटा तो कम से कम लगता ही था। लेकिन यूं मान लो इस तरीके से मैंने 20 से 25 दिन के अंदर ये हिंदी खत्म कर दी थी, क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग थे ना, इसलिए। देखो अब बात आती है कि भाई जो 90% जो स्टूडेंट है वो फेल क्यों हो जाते हैं, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं ये आपको
बताता हूँ कि जो फ्री स्टडी मटेरियल है या पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 90% फेल क्यों हो जाते हैं, 10% या 5% जो होते हैं वही क्यों पास होते हैं। देखो ये जो 10% और ये 5% होते हैं ना, सारे के सारे सेम सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, मेन बात ये है। सब सेम स्ट्रेटेजी होती है सबकी, लेकिन मेन बात है इनमें और इनमें ये डिफरेंस है कि ये बार बार एमटीआर करते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन। भाई अगर उन्होंने एक चीज पढ़ ली ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ ली, तो वो बार बार उस चीज को पढ़ेंगे ताकि वो बढ़िया तरीके से याद हो जाए। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहना है। जैसे भाई पेपर में अगर बच्चे तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी कहीं पे भी जाते हैं, तो उन्हें दिख जाता है कोई, हाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे साथ वाले ने तो सॉल्व कर लिया, मेरे पे नहीं हुआ। अरे यार नहीं हुआ ठीक है, पहले ये तो देखो ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है भी या नहीं है, ये कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी ला के दे रहा है। कोई मतलब इस तरीके से नहीं देखना, पहले देखना प्रीवियस ईयर पर आपकी पकड़ होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। चाहे एक्स्ट्रा वाले आपसे सॉल्व हो रहे हो नहीं हो रहे, उससे कोई मतलब नहीं। प्रीवियस ईयर वाले हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, डू नॉट डाउट योर सेल्फ एंड योर टीचर। भाई देखो जो भी बंदा आपको पढ़ा रहा है या आप जो पढ़ रहे हो उस पर डाउट मत करो। डाउट करना अच्छी बात है, लेकिन मतलब हफ्ते में एक बार सोचो कि हाँ जो आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो किस तरीके से कर रहे हैं, सही कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और आप पूरे दिन कितने घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं या बाकी 5 घंटे पढ़ते हैं, आप टाइम वेस्ट तो नहीं करते। तो इस चीज पे सिर्फ हफ्ते में एक दिन ध्यान दो, बाकी दिन बिल्कुल डाउट नहीं करना है अपने ऊपर ना अपने टीचर के ऊपर। कि भाई मान लो आप टीचर पढ़ा रहा है डायमंड वर्क का क्वेश्चन, उस और लेकिन आप कोई दूसरा बच्चा आया वो दूसरे टीचर पे पढ़ रहा है, एक आपको उसने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया, आपसे सॉल्व नहीं हो, कह रही ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ये तो मेरे टीचर ने कराया ही नहीं है, मैं ये टीचर से पढ़ने लगता हूँ। तो भाई ऐसी गलती मत करना। स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन आपको जो टीचर पे एक्सपेरिमेंट करना है, जो लगता है कि हाँ भाई ये बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, तो चुपचाप से उसे फॉलो करो बस। और उसके बाद फिर दुनिया भर की प्रैक्टिस करो। इसमें मत जाना कि यार इस टीचर ने ये एक्स्ट्रा करा रखा है वो एक्स्ट्रा करा रखा है, बस दुनिया भर की प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करो। जैसे आरवी रिवॉल्यूशन प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट कराते हैं वो जरूर देखो। आभास सैनी जो भी प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट जो करा रहे हैं ना वो जरूर देखो। और दूसरा बात, दुनिया भर की प्रैक्टिस करो, ऐप टेक्स्ट बुक ऐप है उसके अंदर से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर की, मैथ की, सब चीजों की। चौथा है भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दुनिया भर की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। मतलब यूं मान लो मेरे से वोकैब ना आप प्रीवियस ईयर कभी भी पूछ सकते हो, मैं सो तो ये बता सकता हूँ। और मेरे को ना 1 साल हो चुका है मैंने वोकैब पढ़ी नहीं है। मैंने इतनी ज्यादा रट रखी थी कि मेरे को 1 साल से ज्यादा हो गया मैंने वोकैब नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे को अब भी सारी प्रीवियस ईयर याद है। तो इतनी ज्यादा मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस करी थी। मैथ भी मैंने लगभग बहुत टाइम से नहीं पढ़ी, लेकिन मतलब मैथ में अब भी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस कर रखी है मैंने उस टाइम पे अपने। तो भाई फोकस करो, मतलब ये मतलब अनवेवरिंग फोकस बिल्कुल। अगर आप पढ़ने बैठे तो 1 घंटा ये बढ़िया तरीके से आपकी फिर पढ़ाई ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप इधर वाले से बात कर रहे हो उधर वाले से बात कर रहे हो। तो ये चीज है, आशा करता हूँ कि आपने जो भी मैंने समझाया होगा वो आपको समझ आया होगा। पर इसके बाद जो मैं एक वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा कि भाई पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि डीएसएसबी के लिए ना यू मान लो 80% नॉलेज है ना, तो 20% टाइमिंग मैनेज करती है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा गया कि जो लोग ना हिंदी का जो लास्ट वाला सेक्शन है उसे वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। बाकी जिस हिसाब से मैंने अभी आपको बताया उसे पढ़ते रहे। और जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर ले, मैं इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो उसमें देता हूँ। और आपकी कोई भी डाउट हो उसे ज्वाइन कर लेना, कि डीएसएसबी जॉब से रिलेटेड कोई भी है, एग्जाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। तो तब तक के लिए बस रीड करें, रिवाइज करें और एग्जाम को क्रैक करें। ऑल द बेस्ट।